श्रोताओं, हमारे बीच हैं अधिवक्ता अनुज कुमार रॉय। इनसे बातचीत करेंगे कि हिंदू विवाह अधिनियम क्या है और इसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं। तो सबसे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे इन्हीं की जुबानी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं अनुज कुमार जी हमारे इस कार्यक्रम में। मैं अनुज कुमार रॉय, अधिवक्ता सिविल कोर्ट हजारीबाग। सन 2008 से मैं इस पेशे में हूँ और मैंने रांची विश्वविद्यालय छोटा नागपुर लॉ कॉलेज से विधि की पढ़ाई की थी और 2008 से कंटिन्यूअस में सिविल कोर्ट हजारीबाग में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं डालसा का पैनल लॉयर हूँ और बार एसोसिएशन हजारीबाग का इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर सन 2016 से अब तक कंटिन्यू हूँ। चलिए, बहुत ही अच्छा आपका परिचय है, बहुत ही अच्छा अनुभव है आपका, काफी लंबे समय से आप इस कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम कानूनी सलाह में हमारा आज का टॉपिक है कि विवाह अधिनियम क्या है, तो इस संबंध में हम आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि विवाह अधिनियम में कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं, इसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा सवाल आपने कहा है कि विवाह हमारे यहाँ विवाह एक हिंदू धर्म में संस्कार माना जाता है, जबकि मुस्लिम धर्म में एक संविदा होता है। संस्कार और संविदा में बहुत ही डिफरेंट छोटा सा अंतर है। संस्कार क्या है कि उसमें एक सप्तपदी का होना अनिवार्य होता है और जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं उनके साथ जो विवाह है उसको हम एक संविदा कहते हैं। संविदा में दोनों पक्षकारों के बीच में एक काजी होते हैं। काजी जो पक्षकार को दोनों पक्षकारों की तरफ से ये विवाह कबूल है, निकाह कबूल है, निकाह कबूल है की बातें को रखते हैं, तो वो विवाह संपन्न माना जाता है। उसमें एक बहुत बड़ा शब्द आता है मेहर का। तो देन और मेहर उसी समय तय किया जाता है। मुस्लिम धर्म में हमारे यहाँ विवाह जो है दो प्रकार का होता है। एक तो हिंदू विवाह है जो कम्प्लीटली हिंदुओं के लिए होता है। दूसरा विशेष विवाह जहाँ पर किसी भी धर्म जाति व्यक्ति, कोई भी धर्म जाति व्यक्ति का हो, वो वहाँ पर विवाह कर सकता है। उसमें कुछ शर्तें होती हैं। दोनों अधिनियमों में, हिंदू विवाह अधिनियम 1956 में 55 में लागू हुआ और विशेष विवाह अधिनियम 1954 में लागू हुआ। दोनों में कंडीशन क्या है कि वर पक्ष जो लड़का होगा उसका उम्र कम से कम 21 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए और लड़की का 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने दो विवाह अधिनियम का उल्लेख किया, तो दोनों में समानताएं क्या हैं और दोनों विषमताएं क्या है, ये इसके बारे में आप हमें बताएं। हिंदू विवाह बाइंडिंग है सिर्फ हिंदू धर्मावलंबियों के लिए। जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं वही का विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हो सकता है, जबकि विशेष विवाह अधिनियम में जाति और धार्मिक किसी भी तरह का बाइंडिंग नहीं है। कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का व्यक्ति विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह कर सकता है, जो कि भारतीय संसद ने 1954 में इसको लाया। और जो बाइंडिंग होती थी कि नहीं, हिंदू मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता, मुस्लिम हिंदू से शादी नहीं कर सकता, सिख ईसाई से शादी नहीं कर सकता, ईसाई सिख से शादी नहीं कर सकता, इस बाध्यता को दूर करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम को लाया गया। यानी कि जो दिक्कतें हो रही थी उसे दिक्कतों को दूर करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम को कई कानून के तौर पर प्रस्ताव रखा गया और ऐसे लागू किया गया, जिससे कारण लोगों को जो समस्याएं थी वो समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हुई और लोगों को जो विवाह में जो समस्याएं उत्पन्न होती थी उन्हें कहीं ना कहीं निजात पाया गया। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो कोर्ट मैरिज होते हैं उसमें किस तरह से प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, उसके बारे में हमें बताएं। अगर कोई हिंदू युवा या लड़की विवाह करना चाहता है आपस में, तो दोनों के बीच में क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या कानून के अंतर्गत प्रावधान है जिसके अंतर्गत वो विवाह कर सकते हैं। इस संबंध में सर्वप्रथम मैं ये बतलाना चाहूँगा कि कन्फ्यूजन समाज में व्यक्तियों के बीच में होता है कि हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम में क्या अंतर है। एक होता है विवाह करना और एक होता है रजिस्ट्रेशन कराना। आमतौर पे आम नागरिकों के बीच में धारणा ये बनी है कि कोर्ट में हम गए हैं तो वो दोनों विवाह ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्या है कि विवाह पहले आपको अपने रीति रिवाज के अनुसार से रिचुअल्स का अनुसार करना कर लेते हैं, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। कानूनी मान्यता देने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। आमतौर पर अभी क्या हो रहा है कि विवाह को एक वैधानिक रूप देने के लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड सरकार हो या भारत सरकार हो, उसमें कन्यादान योजना जैसी बहुत सारी योजनाओं को लाया है। कन्यादान योजना का लाभ आपको तभी मिल पाएगा, घर में अगर आप मड़वा गाड़ के भी अगर शादी करते हैं, बारात जाके भी शादी करते हैं या मंदिर में शादी करते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, तभी आपको कन्यादान का लाभ मिलेगा। पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत, उसमें क्या है, सेम डे विवाह कहते हैं उसको। सेम डे रजिस्ट्रेशन, विवाह नहीं होता, वो रजिस्ट्रेशन होता है। उसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं कि आपस में विवाह कंप्लीट हो जाना चाहिए,
उसमें भी कंडीशन है कि लड़का का उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, लड़की का उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। जब आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए विशेष विवाह पदाधिकारी या विवाह पदाधिकारी के यहाँ आएंगे तो कुछ दस्तावेजों का ज़रूरत होगा, जैसे कि उम्र प्रमाण पत्र 21 वर्ष लड़का का होना चाहिए, 18 वर्ष लड़की का होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये होगा कि विवाह संपन्न हो जाना चाहिए। विवाह संपन्न को कैसे आप प्रूव करेंगे? तो हर एक विवाह में एक बरमाला होता है, तो बरमाला का फोटोग्राफ्स आपको लगेगा, दोनों हस्बैंड वाइफ का ज्वाइंट फोटो लगेगा, मुखिया द्वारा आपको सत्यापित करना पड़ेगा। एक आवेदन पत्र होता है जिसका तीसरा पन्ना में सत्यापन कराना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में तो मुखिया से आप सत्यापन करवा लीजिए, मुखिया हो सकते हैं, उप मुखिया हो सकते हैं, पंचायत प्रमुख हो सकते हैं। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको गजटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। आप उसको लेके आएंगे। अगर विद इन मंथ अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सरकार के यहाँ निर्धारित शुल्क है 575 रुपया। अगर वो 30 दिन से क्रॉस कर जाता है तो आपको 825 रुपया विद इन 365 डेज, एक साल के अंदर तक अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 825 रुपया का शुल्क आपको लगता है। जैसे जैसे जितना साल बीतता चला जाएगा हर एक साल का 75 रुपीज़ एडिशनल सरचार्जेज आपको लगेगा, जो कि ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। ये तो हो गया हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत रजिस्ट्रेशन का। दूसरा, आपने कहा कि पंचायत स्तर पे रजिस्ट्रेट करवाना होता है मुखिया के द्वारा, तो वो ये क्या प्रावधान है? क्या अगर रूरल क्षेत्र के अगर लोग हैं तो क्या वो डायरेक्ट कोर्ट में आके नहीं कर सकते हैं? नहीं, जब आप पंजीकरण करेंगे, पंजीकरण कराने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आप आएंगे, आपको वहाँ पर सत्यापन करवाना पड़ेगा, फॉर्म में सत्यापन करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो मुखिया होता है, मुखिया आपको भली भांति जानता है कि हाँ इसकी विवाह हुई है या नहीं हुई। आमतौर पे क्या होता है कि कुछ बिचौलिए बीच में आ जाते हैं। बिचौलिए क्या करते हैं कि रेडीमेड शादी का कार्ड छपवा दिए, स्टूडियो में जाके फ़ोटो बनवा दिए और आगे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो उससे क्या है कि वो विवाह वैध नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं 420 का खतरा आपके ऊपर मंडराता रहता है। इसलिए उसमें व्यवस्था है कि मुखिया, उप मुखिया या पंचायत समिति के सदस्य उस आवेदन पत्र पर सत्यापन करेंगे, अटेस्टेड करेंगे। तब पति पत्नी है। हाँ, ये लोग पति पत्नी है, इनकी शादी फलाने तारीख को हुई है, तब जाकर, हाँ मैं जानता हूँ, तब आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। एक प्रमुख बात ये सामने आती है कि क्या अगर हिंदू विवाह में अगर कोई कोर्ट मैरिज करना चाहता है तो क्या वो रिचुअल्स के अनुसार वो विवाह से संपन्न हुआ हो तभी उससे कोर्ट में आदेश मिलेगा विवाह करने का? क्या देखिए, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह का रजिस्ट्रेशन होता है, शादी नहीं होती है। जो आपने विवाह किया है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, कानूनी मान्यता दी जाती है। आप हस्बैंड वाइफ हैं, ये एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ से मिलता है, वो कानूनी मान्यता है। विवाह कराने की परंपरा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत नहीं है। रजिस्ट्रेशन है, विवाह का रजिस्ट्रेशन है, जिसे लोग विवाह समझते हैं। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी आपने बात कही। चलिए ठीक है, ये सारी बातें तो हो गई। जैसे मान लीजिए मुखिया भी लिख के दे रहा है या फिर अर्बन में रजिस्ट्रेशन हो गया, सपोज करिए, अब उसके बाद किन किन प्रक्रियाओं से उन्हें गुजरना पड़ता है, इसके बारे में आपको बताएं। देखिए, प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। एक फॉर्म है, 3 पन्ने का फॉर्म है, 3 सेट में फॉर्म भराता है। उसमें सारा डिक्लेरेशन, पहला कॉलम में वर का पूरा पक्ष का, पहला कॉलम में होता है कि कहाँ आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन में एक थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ क्या है कि हिंदू विवाह अधिनियम में पंजीकरण आपका तभी हो सकता है, 2 चीज़ है उसमें, या तो विवाह स्थल उस जिला के अंतर्गत हुआ हो, या लड़के का घर यानी ब्राइडग्रूम का घर उस एरिया में अगर है तभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो सकता है। सपोज कि मान लीजिए हजारीबाग में हम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो शादी का स्थल, विवाह स्थल हजारीबाग होना चाहिए पहला। दूसरा कि लड़के का घर यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे लड़की का घर निवास स्थान जुरिस्डिक्शन नहीं माना जाता है, ये हिंदू विवाह में है। अगर हम ये सपोज करें कि किसी दूसरे शहर यानी रांची और दुमका, ऐसे कोई 2 सिटी में लड़का लड़की रहते हैं और वो चाहते हैं कि हजारीबाग शहर में हम रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो क्या ये ऐसी पॉसिबिलिटी है? नहीं, ऐसी संभावना नहीं है। मिनिमम 3 महीने का निवास स्थल आपका दोनों में से किसी एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई गिरिडीह का है, कोई बोकारो का और हजारीबाग में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो ये संभव नहीं है।
यानी कि उन्हें 3 महीने तक हजारीबाग में स्टे करना होगा, उन्हें वो प्रूफ देना होगा कि हम पिछले 3 महीने से हजारीबाग में रह रहे हैं, तब जाकर के उन्हें रजिस्ट्रेशन करने का ऑर्डर मिल सकता है। बिल्कुल, उसमें आपको 3 महीने का अधिवास होना चाहिए, तब आपको स्पेशल मैरिज के तहत आना पड़ेगा। विशेष विवाह अधिनियम जो 1954 का है उसके तहत आपको विवाह के लिए आवेदन करना पड़ेगा और विवाह संपन्न हो सकता है। कंडीशन उसमें 2 तरह का एड्रेस होता है, एक परमानेंट एड्रेस, एक टेम्प्रोरी एड्रेस। टेम्प्रोरी एड्रेस मिनिमम 90 डेज का होना अनिवार्य है। जिस जिला में भी आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे, आइदर ब्राइड आइदर ब्राइड ग्रूम, दोनों में से किसी का 3 महीने का अधिवास होना अनिवार्य है। अच्छा, ये प्रूव कौन करेगा कि वो 3 महीने से यहाँ पर अधिवास कर रहे हैं? ये इसका बहुत सारा क्राइटेरिया है कि सपोज डेट कि अगर आप जॉब करते हो या प्राइवेट भी जॉब भी करते हो तो उस कंडीशन में भी आपका होगा, गवर्नमेंट जॉब करते हो तो उस कंडीशन में होगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे वो उस कंडीशन में भी अप्लाई करता है, या उसे माता पिता अगर यहाँ रह रहे हैं तो भी। अगर माता पिता है तब तो प्रूव हो ही जाता है कि आप यहाँ पे हो, भले आप बेंगलोर में रहते हो, लेकिन अगर माता पिता के निवास स्थान हजारीबाग में आइदर ब्राइड ग्रूम, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संभव है, मैरिज भी संभव है। चलिए, बहुत अच्छी आपने बातें को आपने बताया। अब हमसे आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई इस तरह का कोर्ट मैरिज करना चाहता है, कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, तो उन्हें किनसे मिलना चाहिए, किनसे जाकर के उन्हें संपर्क करना चाहिए और किन किन प्रक्रियाओं से उन्हें गुजरना पड़ेगा, इसके बारे में बताइए। कितना शुल्क लगता है, कितने समय का प्रावधान होता है, ये सारी बातें बताएं। अगर आप विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत अगर विवाह करना चाहते हैं, वहाँ 2 प्रक्रिया है। धारा 5 के तहत फ्रेश मैरिज जिसको कहते हैं, फर्स्ट मैरिज जिसे कहते हैं, वो मैरिज आप स्वयं भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं, बशर्ते कि आप फॉर्म को भली भांति भरना जानते हो। अगर आप नहीं भर सकते हैं तो किसी भी अधिवक्ता को आप पकड़ ले, मुलाकात करें उनसे फॉर्म को भरवाएं। और उसमें अनिवार्य शर्तें क्या हैं कि आपके पास उम्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्टैंडर्ड एज प्रूफ होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए और 3 गवाह, यानी 5 आदमी मिलके, लड़का लड़की और 3 गवाह के साथ, अगर आप उम्र प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड आपके पास है, स्टैंडर्ड एज प्रूफ है, 3 विटनेसेस का आधार कार्ड है, तो आप विवाह कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि लड़का का उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और लड़की का उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। ये जरूरी क्राइटेरिया को फुलफिल अगर आप करते हैं तो आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपकी उम्र 21 वर्ष है, लड़का का उम्र 21 वर्ष है, लड़की का उम्र 18 वर्ष है और अधिवास यहाँ पर 3 महीनों का मिनिमम जिला के अंतर्गत है, तो आप विवाह कर सकते हैं। बस और एक और कंडीशन है क्या कि दोनों में से कोई शादीशुदा नहीं होना चाहिए, वो सारे कंडीशन उसमें है। अगर बहुत सारा केसेस ऐसा आता है कि पहले मैरिज किया, वो डेथ कर गई, तो आपको साफ आपके पास प्रमाण होना चाहिए कि अगला डेथ कर गया या आपका अगला से डाइवोर्स हो गया। कंडीशन सिर्फ ये है 21 साल होना चाहिए लड़का का और लड़की का 18 वर्ष होना चाहिए, 3 गवाह आपके साथ होने चाहिए और विवाह प्रमाण पत्र, विवाह फॉर्म को आप भरेंगे, फॉर्म भर के कार्यालय में आप जमा करेंगे। कार्यालय में जमा करने पर उस दिन एप्लीकेशन अप्लाई होता है, उसका अप्लाई करने के दिन मात्र 2.5 रुपया का शुल्क कटता है और 2 एफिडेविट उसमें है, एक लड़का की तरफ से एफिडेविट होता है, एक लड़की की तरफ से एफिडेविट होता है और फॉर्म को आप कार्यालय में जमा करेंगे। जमा करने के बाद 30 दिन के पश्चात, 30 दिन के बाद और 90 दिन के पहले पुनः जो लड़का, जो लड़की और 3 गवाह थे उनको कार्यालय में आना पड़ेगा। उस दिन विवाह पदाधिकारी, विशेष विवाह पदाधिकारी आप दोनों का शपथ करवाते हैं वैधानिक तौर पे, तब आप पति पत्नी के रूप में आप सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं। यानी कुल मिला के ये 3 महीने का प्रोसेस होता है, इसके बाद आप जो है सो वैधानिक रूप से पति पत्नी का रहने के लायक हो जाते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि मान के चलिए, जैसा कि आपने कहा कि अविवाहित होना चाहिए, विवाहित नहीं होना चाहिए, तो मान के चलिए अगर कोई विवाहित ऐसा कोई शख्स अगर वर या वधू को धोखे में रह करके विवाह करता है, तो ऐसे में क्या वो कानूनी मान्यता को प्राप्त करेगा? देखिए, अगर वैधानिक तौर पे गलत तथ्यों को सामने रख के विवाह कर लेते हैं तो 494 का खतरा आपके ऊपर मंडराता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की है। अगर झूठ बोल के आपने शादी किया तो एग्री पक्ष जो होगा वो आपके ऊपर 494 का मुकदमा करेगा, जिसमें 3 साल की सजा आपको हो सकती है। अच्छा, यानी कि आप गलत तथ्यों को रख करके आप इस तरह के कृत्य को आप नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत तरीके से आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आज न कल उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आप 420 और 494 का भी दोषी पाए जाएंगे, उसमें आपको पनिश किया जाएगा अगर एग्री पक्ष आपके ऊपर मुकदमा करती है तो।
और वो सामाजिक तौर पे भी गलत है, कानूनी तौर पे भी गलत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह का गलत तथ्यों को सामने रखकर विवाह न करें, वो गलत होगा। बिल्कुल, आपने सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से स्पष्ट किया। उम्मीद करते हैं जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं काफ़ी लाभान्वित होंगे। अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आपके इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको संदेश ये देना चाहेंगे कि आप किसी भी धर्म संप्रदाय से बिलोंग करते हो, विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। चाहे वो मड़वा गाड़ के शादी करते हो या मंदिर में शादी करते हो, मस्जिद में शादी करते हो, निकाह करते हो, किसी भी परिस्थिति में किसी रूप में भी अगर शादी आप करते हैं तो विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। इसका बहुत ही फायदा सरकार के द्वारा भी दिया जाता है और दूरगामी समस्याओं से निजात पाने के लिए जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन का युग चल रहा है, कहीं भी आप जाओगे पति पत्नी के रूप में जाओगे। आप छोटे शहर में हो, छोटे शहर में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नज़र नहीं आता है, लेकिन बड़े शहरों में अगर आप अपनी पत्नी के साथ भी जाना चाहते हो, निवास करना चाहते हो, कारोबार करना चाहते हो, तो वहाँ पे ये प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। सरकार ने भी 2010 में कानून को बना रखा है, ईच एंड एवरी मैरिज मस्ट बी रजिस्टर्ड इन रजिस्टर्ड ऑफिस। हर एक जिला में एक विशेष विवाह पदाधिकारी सरकार ने नोटिफाइड कर रखा है। छोटे शहरों में जो डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार होते हैं उन्हीं को स्पेशल मैरिज ऑफिसर और मैरिज ऑफिसर बनाया गया है। मैं श्रोताओं से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस रूप में भी विवाह करते हों, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय से आप बिलोंग करते हों, विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, आप उसे करवा लें। बिल्कुल, बहुत ही मामूली खर्च होता है इसमें और बहुत से सिंपल प्रक्रिया हैं। उस प्रक्रिया से गुजरकर आप इस कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन में एक्ट में आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और एक अपने विवाह को कानूनी मान्यता आप प्रदान कर सकते हैं। ये इसके काफ़ी दूरगामी प्रभाव आपको भविष्य में भी लाभ प्राप्त होंगे और कई सारी समस्याओं से आपको रूबरू नहीं होना पड़ेगा और ये आपके हित के लिए है और ये आपके लिए भलाई के लिए, तो इसे आप अवश्य पालन करें और कोई भी पति पत्नी जो विवाह किए हैं अपना अनिवार्य रूप से कानूनी मान्यता अपना प्राप्त जरूर करें और एक तरह से अपना जीवन को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए अनुज कुमार राय जी, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को आपने हमारे श्रोताओं को अवगत कराया। उम्मीद करते हैं जो श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को सुनने में काफ़ी लाभान्वित होंगे और अपने एक नए भविष्य के लिए भी अपना एक नया रास्ता को अख्तियार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।